नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब हम जो इसका लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी से पूरा हो जाए और समय भी आपका कम इसके अंदर रहे। ठीक है, तो यहाँ हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो रहेगा हमारा बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। अब लिखते हैं हम यहाँ पर बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, एक इसी के साथ हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। तो ग्रोथ ऑफ सेल वॉल और बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल में काफी अंतर है ना। बायोजेनेसिस का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सेल वॉल की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, या ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, बायोजेनेसिस के नाम से, या फिर पूछा जा सकता है ये ओरिजिन ऑफ सेल वॉल के नाम से भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, दोनों नाम में एक ही चीज लिखनी है हमें, बायोजेनेसिस में भी और ओरिजिन में भी। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, बात को ध्यान से समझना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे इसका जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए आप कि जब सेल डिवीजन हो रहा है, ये सेल डिवीजन हो रहा है हमारा, मान लेते हैं कोशिका है हमारी। ठीक है, और ये डिवाइड हो रही है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में प्रोफेज अवस्था आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज आती है और लास्ट में स्टेज आती है टीलोफेज। जब टीलोफेज स्टेज आती है तो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो चले जाते हैं कहाँ पर, ध्रुव के ऊपर, और इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है वो बन जाती है। दोनों पोल के ऊपर क्रोमोसोम आपके चले जाते हैं और इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, अब जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, तो अगर वो एनिमल सेल होती है तो उसमें तो होता है फर्रो मेथड के द्वारा, और अगर वो प्लांट सेल होती है तो उसमें इस तरह से एक प्लेट बनती है बीच में। बीच में क्या बनती है, एक प्लेट बनती है। इसलिए इस मेथड को बोला जाता है प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। ठीक है ना, ये प्लेट मेथड होता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, वो सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। कौन से मेथड के द्वारा होता है भाई, सेल प्लेट मेथड के द्वारा। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो सेल प्लेट जो बनाई जाती है वही एक प्रकार से बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल है। मतलब कोशिका भित्ति बनाई जाएगी, ये जो कोशिका है इसके ऊपर कोशिका भित्ति बनाई जाएगी। तो कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोशिका भित्ति है ऑलरेडी, इस पूरी सेल में यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, ये कोशिका भित्ति बनी हुई है। अब ये दो सेल बनेगी ना, तो दो सेल बनाने के लिए यहाँ पर भी दोबारा से एक कोशिका भित्ति बनाई जाएगी, जब ये जाकर ये दो सेल में कन्वर्ट होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ बीच में एक सेल प्लेट बनाई जाती है। एक जो एनिमल सेल होती है उनमें क्या होता है कि जो सेल होती है उस सेल के बीच में एक खांच बनती है, इस तरह से, इस तरह से एक खांच बनती है। इस मेथड को बोला जाता है फर्रो मेथड। तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि जो फर्रो मेथड होता है उसमें इस तरह से एक खांच बनती है, इसे कहा जाता है फर्रो मेथड। ठीक है, और इस तरह से जो प्लेट बनती है उसे कहा जाता है सेल प्लेट मेथड। तो जो सेल प्लेट बनती है उसमें क्या होता है कि इस जगह पर, ये जहां पर हमने रेड लाइन बनाई है, वहां पर क्या होता है कि कुछ पदार्थ आते हैं, कुछ पदार्थ आकर यहाँ पर जमना शुरू होते हैं। तो जब वो पदार्थ यहाँ पर जमना शुरू होते हैं तो उन्हें कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, तो हम इधर लिखते चले जाते हैं और इस साइड में अपन डायग्राम बनाते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि जो बायोजेनेसिस होता है, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ इस चीज को, बायोजेनेसिस को। ठीक है, बायोजेनेसिस जो होता है सेल वॉल का, उस सेल वॉल के बायोजेनेसिस में कब होता है, तो ये टेलोफेज अवस्था में होता है। किसमें होता है, टेलोफेज अवस्था के एंड में। जो टीलोफेज अवस्था होती है आपकी, ये टीलोफेज अवस्था। ठीक है, टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज जो स्टेज होती है, इस टीलोफेज स्टेज के एंड में, ठीक है, बिल्कुल एंड में जब खत्म हो जाती है टीलोफेज अवस्था, तो उस एंड में होता है सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो ये भी बहुत सी बार पूछ लिया गया है कि सेल वॉल फॉर्म कब होती है, तो टेलोफेज स्टेज के एंड में होती है सेल वॉल फॉर्म। ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है इस समय पर। ठीक है भाई, अब क्या होता है कि इसका जो मिड भाग होता है, मिडिल भाग, कौन सा भाग, मिडिल भाग, अभी हमने देखा कौन सा भाग है वो, मिडिल भाग, यानी कि मिडिल ऑफ सेल, बिल्कुल बीच वाला भाग। इस मिडिल वाले भाग पर बनाई जाती है एक सेल प्लेट। क्या बनाई जाती है, सेल प्लेट बनाई जाती है। ठीक है, अब ये जो सेल प्लेट बनाई जाती है, ये सेल प्लेट बनती है फ्रेगमोप्लास्ट की। किसकी बनती है भैया, फ्रेगमोप्लास्ट की बनती है, फ्रेगमो
फ्रेगमोप्लास्ट की, समझना आप। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है, इस फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो इस फ्रेगमोप्लास्ट में ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा आपसे सेल वॉल में से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं है जिसमें सेल वॉल में से क्वेश्चन नहीं आया हो, तो ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फ्रेगमोप्लास्ट किसे कहते हैं, देखो फ्रेगमोप्लास्ट में होता है एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, क्या होती है, ट्यूब्यूल्स, वो ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो वेसिकल्स होते हैं उनके फ्रेगमेंट होते हैं, गोल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट होते हैं। तो एक तो क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट, गोल्जी बॉडी के टुकड़े, ठीक है। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े हो गए, ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। दूसरा गोल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट हो गए। ये जो गोल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट होते हैं ये लगभग 20 म्यू एम के होते हैं। कितने साइज होता है इनका, 20 म्यू, इसलिए इनको बोलते हैं छोटी छोटी पुटिकाएं, स्मॉल वेसिकल्स, स्मॉल वेसिकल्स भी आप इनको बोल सकते हो। इसके अलावा लार्ज वेसिकल्स पाई जाती है इसके अंदर, लार्ज वेसिकल्स जो होती है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, लार्ज वेसिकल्स। तो ये जो लार्ज वेसिकल्स होती है, ये लार्ज वेसिकल्स का साइज होता है 250 म्यूएम, इसलिए ध्यान रखना है हमें। इसका तो जो स्मॉल होती है उसका तो 20 होता है, और जो लार्ज होती है उसका कितना होता है, 250 म्यूएम होता है, ठीक है। ये सब चीजें मिलकर बनाती है फ्रेगमोप्लास्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो कि सेल प्लेट यहाँ पर बनी है, इस जगह पर जहाँ पर मेरा पेन है वहां पर सेल प्लेट बननी है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बड़ी बड़ी पुटिकाएं जो होती है वो इस तरह से आकर जमना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो लार्ज वेसिकल्स है वो इस तरह से आकर यहाँ पर जमना शुरू हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जम रही है, ठीक है। इसके बीच बीच में यहाँ पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी यहाँ पर आकर जुड़ना शुरू हो जाती है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से इसके अंदर समाहित हो जाती है, और ये एक मिडिल प्लेट का फॉर्मेशन करती है इस तरह से। किसका फॉर्मेशन करती है, मिड प्लेट का, ठीक है। तो ये जो मिड प्लेट बन रही है, ये सारी चीजें जो यहाँ आकर जम रही है, छोटी छोटी पुटिकाएं, ठीक है, गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स फ्रेगमेंट, है ना, और ये आ जाती है आपकी वेसिकल्स, छोटी छोटी सी वेसिकल्स जो गोल्जी बॉडी की है, ठीक है। ये छोटी छोटी वेसिकल्स है, इस तरह से यहाँ आकर क्या हो जाती है, जम जाती है, ठीक है। और जमकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बनाती है, फ्रेगमोप्लास्ट बनाती है, समझ में आएगी बात। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खंड आ गए, लार्ज वेसिकल्स आ गई, ठीक है। ये तो लार्ज वेसिकल्स होगी, एलवी लिख देते हैं इसको, तो लार्ज वेसिकल्स, इनको बोल देते हैं हम ईआर के खंड, ईआर के खंड। और ये जो ग्रीन कलर में हमने बनाया है यहाँ पर, ये हो गई आपकी स्मॉल वेसिकल्स, ठीक है, स्मॉल वेसिकल्स, या आप इसको बोल सकते हो स्मॉल वेसिकल्स, या फिर इनको आप बोल सकते हो गोल्जी बॉडी की खंड, ठीक है। स्मॉल वेसिकल बोल दो या गोल्जी बॉडी के खंड बोल दो, ठीक है। लार्ज वेसिकल से इनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट भरा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो इस तरह से आकर यहाँ पर जम जाती है। तो जब ये जम जाती है तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है जिसे कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। तो हम यहाँ इसको क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे फ्रेगमोप्लास्ट। समझ में आ गया फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ए फ्रेगमोप्लास्ट, तो फ्रेगमोप्लास्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स गोल्जी बॉडी फ्रेगमेंट which are 20 mm, and it is also formed by the large vesicles. These are the 250 mm in size, and it contain the calcium and magnesium pectate in this, ठीक है। तो आप इस तरह से फ्रेगमोप्लास्ट का आंसर लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या इसमें पाया जाता है, ठीक है। नाउ आगे चले हम। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, ये सारे कंपोनेंट एक जगह आके जमा हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको बोलेंगे हम सेल प्लेट, ठीक है। तो ये सेल प्लेट पर आकर यहाँ पर जमा हो जाते हैं। अब जब ये सेल प्लेट पर आकर जमा हो जाते हैं तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये जमा हो गए, यहाँ पर कहाँ पर आ गई, ये सेल प्लेट पर आ गई, ठीक है ना। यहाँ भी हम लिखते चलते हैं और इधर भी समझते चलते हैं, सेल प्लेट पर आ गए। अब जब ये सेल प्लेट पर आ गए तो जो साइटोप्लाज्म है आपका, जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो साइटोप्लाज्म हो जाता है डिवाइड इनटू 2 पार्ट, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। 2 भागों में ये डिवाइड हो जाता है, समझ में आ गई बात।
अब 2 भागों में ये डिवाइड हो गया, तो अब डिवाइड होने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, अब इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। तो जैसे ही ये डिवाइड होता है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड होने के बाद में सबसे पहला काम होता है इसका, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये छोटी वाली जो ब्लू कलर की है वो उसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माना है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बेसिक जो ट्यूबुल्स है वो प्लस आपका स्मॉल वेसिकल्स, ठीक है, ये आपस में फ्यूज हो जाती है। क्या हो जाती है, आपस में फ्यूज हो जाती है। और फ्यूज होकर क्या बनाती है जी, फ्यूज होकर बनाती है ये मेम्ब्रेन। क्या बनाती है, मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगी, मेम्ब्रेन बनाएंगी। अब ये जो मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन जो होगी आपस में जुड़ती चली जाएंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सेल जो है हमारी इस तरह से है, यहाँ पर ये सेल बनी हुई है इस तरीके से और बीच में ये बनी है, तो ये भी इस जो ये मेम्ब्रेन निकली हुई है इधर साइड में, इन साइड की मेम्ब्रेन से ये अटैच हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो संरचना होती है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। देखिएगा ध्यान से, इस तरह से संरचना कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है, जब बायोजेनेसिस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह की जो है कंडीशन बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको नॉर्मल डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम। तो इस तरह से यहाँ पर ये पोर बन जाते हैं, इसको बोलेंगे पोर। पोर यानी कि छिद्र। कुछ जगह पर ये खाली रह जाता है, खाली स्थान बच जाते हैं तो वहां पर पोर बन जाता है, और जहां पर ये जुड़ जाती है तो इस तरह से मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बाद में ये आगे बढ़ती है, ये इसमें फिर से डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद में ये आगे और बढ़ती है, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो इस तरह का हो जाता है यहाँ पर मेम्ब्रेन का, कि यहाँ पर जहाँ पर पोर था वहां पर प्लाज्मोडेस्माटा बनना शुरू हो जाते हैं, और ये इस तरह से कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाती है। तो ये आपकी कंडीशन बन गई इसकी सेल वॉल की इस तरह से, और इसको बोला जाता है आपकी सेल प्लेट, ठीक है। क्या कहेंगे इसे हम, सेल प्लेट। बार बार यही बात करें हम कि ये सेल प्लेट है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं अपना फोटो जो है यहाँ से हटा लेता हूँ एक बार। तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा, तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन थी ये किसके साथ फ्यूज हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। अब जो लार्ज वेसिकल्स है इसके बाद में, क्योंकि अभी तो क्या है, केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मॉल वेसिकल ही आई है। अब जो लार्ज वेसिकल होती है, ठीक है ना, लार्ज वेसिकल्स जो होती है, वो लार्ज वेसिकल भी क्या होती है, इन लार्ज वेसिकल्स में भरा होता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्या भरा होता है इसके अंदर, पैक्टेट भरा होता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ये भी फ्यूज हो जाता है, और पूरी कंप्लीट एक मिडिल लेमिला बन जाती है। क्या बन जाती है, मिडिल लेमिला बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन हो जाता है, तो आप इसको बोल सकते हो मिडिल लेमिला। क्लियर बात। तो इस तरह से मिडिल लेमिला बन जाती है। अब जब ये मिडिल लेमिला बन जाती है तो जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइड में भी साइटोप्लाज्म है और इस साइड में भी साइटोप्लाज्म है, क्योंकि देखो जो हमारी सेल थी ना वो इस तरह से थी, हमने देखा सेल थी, और यहाँ पर आपकी क्या है, मिडिल लेमिला बन गई। तो इधर इस साइड में भी साइटोप्लाज्म है, इस साइड में भी साइटोप्लाज्म है, दोनों तरफ के साइटोप्लाज्म से जो है सेलुलोज के फाइबर को स्रावित किया जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म से क्या किया जाता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म से सेलुलोज के जो फाइबर होते हैं, सेलुलोज के फाइबर, उनको क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, सीक्रेट किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब जो साइटोप्लाज्म के जो फाइबर सीक्रेट होते हैं उसके साथ साथ ही ये जो पार्ट होता है, ये जो बीच में छूटा हुआ पार्ट है, इसमें से प्लाज्मोडेस्माटा भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ स्थानों पर जो फ्यूजन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, फ्यूजन इनकम्प्लीट होने की वजह से यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा बाहर की तरफ में निकलते हैं, ठीक है। तो जब सेलुलोज इसके ऊपर जमता जाता है तो उसकी वजह से इसका जो साइज हो जाता है शुरुआत में वो 1 से 3 में होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। और जब ये और ज़्यादा इसके अंदर और जमता जाता है तो ये 5 से 10 म्यू साइज का हो जाता है। इस तरह से आपकी जो सेल वाल है उसका बायोजेनेसिस होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो टेलोफेज अवस्था होती है उस टेलोफेज अवस्था के एंड में सेल वाल का फॉर्मेशन होता है, और जो सेल वाल होती है वो सेल वाल में मिडिल जो प्लेट होती है जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं, वहाँ पर जो है एक पदार्थ जमता है जिसे कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट।
ठीक है। और ये जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है, इस फ्रेगमोप्लास्ट में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी के फ्रेगमेंट, लार्ज वेसिकल्स। ठीक है, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है और साइटोप्लाज्म को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। सबसे पहले जब मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मॉल वेसिकल होती है वो आपस में फ्यूज होती है और एक मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपको, मेम्ब्रेन जो बनती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनती है। ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम बोलते हैं मदर ऑफ सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है? मदर ऑफ सेल ऑर्गेनेल। जहां पर भी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही बनाई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मॉल वेसिकल होती है वो क्या बना देती है? यहाँ पर मेम्ब्रेन बना देती है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होती है आपस में दूसरी तरफ, जहां पर ये सेल वॉल, जैसे यहाँ पर तो मेम्ब्रेन बन गई, तो इधर की तरफ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उससे क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। उसके बाद में इसी पोर्शन के अंदर जो लार्ज वेसिकल है वो भी फ्यूज होना शुरू होती है। जब वो फ्यूज होती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट उसके अंदर स्रावित कर दिया जाता है और मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन हो जाता है। जब मिडिल लेमिला कंप्लीट बन जाती है तो उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म से सेलुलोज के जो फाइबर होते हैं उनको इसके ऊपर सीक्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे इस पे सीक्रेट होते रहते हैं इसका थिकनेस बढ़ता चला जाता है। शुरुआत में 1 से 3 म्यू होता है और बाद में जब मेच्योर हो जाती है तो 5 से 10 म्यू जो होता है इसका साइज हो जाता है। तो इस तरह से होता है बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। समझ में आया? तो बिल्कुल सिंपल है, याद रखना भी बिल्कुल सिंपल है। आप प्रोसेस याद रखो, इजी वे में याद हो जाएगा। और डायग्राम आपको ये वाला जो बनाया है, ये वाला डायग्राम इस तरह से बना देना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो हुई किसकी बात? हमारे बायोजेनेसिस की, कि बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल हम किसे कहते हैं। ठीक है, बायोजेनेसिस के बाद में हम बात करते हैं इसी के अंदर, ताकि आपको ध्यान रहे कि बायोजेनेसिस और ग्रोथ ऑफ सेल वॉल दोनों अलग चीज है। तो अब बात कर रहे हैं हम ग्रोथ ऑफ सेल वॉल की। ठीक है, ये तो हुई बात बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल। अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अभी हमने देखा है कि जो बायोजेनेसिस है सेल वॉल का, उसकी वजह से ये जो सेल होती है उस सेल के अंदर, यहाँ पर इस सेल के अंदर, ये जो सेल है इस सेल के अंदर यहाँ पर एक मिडिल लेमिला बन गई है। ठीक है जी, ये इस तरीके से मैं इसको बना देता हूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा कि ये मिडिल लेमिला यहाँ पर बन गई है सेल वॉल के बीच में। ठीक है, ये मिडिल लेमिला यहाँ पर बन गई 2 सेल के बीच में। अब इसके ऊपर जो है स्रावित किए जा रहे हैं क्या? सेलुलोज के फाइबर, इस तरीके से, है ना, बायोजेनेसिस के अंदर। तो जब बायोजेनेसिस के अंदर इस तरह से सेल वॉल के फाइबर जब हम स्रावित हो जाते हैं, स्रावित होने के बाद में ये सेल ग्रोथ करती है। जब ग्रोथ करती है तो इसके बीच में छोटे छोटे से छेद रह जाते हैं। उन छेद के अंदर कुछ दूसरे मटेरियल जो होते हैं, वो भी सेलुलोज भी हो सकता है, वो हेमी सेलुलोज भी हो सकता है, कुछ दूसरी चीजें भी होती है, वो आकर यहाँ पर जमना शुरू हो जाती है। इससे सेल की जो सेल वॉल होती है उसकी विड्थ और लेंथ दोनों बढ़ती है। इसे ही कहा जाता है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। समझ में आए बात? तो इस तरह से जब सेल वॉल बन रही है, प्राइमरी सेल वॉल स्टार्टिंग में जब बन रही है, उसी समय पर क्या होता है, इसके अंदर खाली स्थान बच जाते हैं। तो उन खाली स्थानों में क्या होता है, जब ये ग्रोथ करती है, बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है, तो उस समय इसके बीच बीच में कुछ और पदार्थ आकर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि इसकी जो विड्थ है और जो लेंथ है वो बढ़ती है सेल वॉल की। इसे ही कहा जाता है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। समझ में आए बात? तो ये जो ग्रोथ ऑफ सेल वॉल होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, 2 तरीके से की जाती है। नंबर 1 जो मेथड है इसका ग्रोथ ऑफ सेल वॉल का, वो है ड्यू टू, ध्यान रखना है, ड्यू टू इंटरससेप्शन मेथड, इंटस इंटरससेप्शन ससेप्शन मेथड। अब इस इंटरससेप्शन मेथड में क्या होता है, बस ये ध्यान रखना है, 2 मेथड है हमारे पास में। एक इंटरससेप्शन मेथड है, ठीक है, और जो दूसरा मेथड है वो है आपका ड्यू टू अपोजिशन। ठीक है, 2 तरह के मेथड है, एक मेथड है अपने पास ड्यू टू इंटरससेप्शन मेथड और दूसरा है अपोजिशन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होगा, देखो इस मेथड में क्या होता है कि जो सरफेस होती है किसकी, सेल वॉल की, जो सरफेस वाला जो पार्ट होता है सेल वॉल का, जैसे कि ये यहाँ पर सरफेस वाला पार्ट है, तो इस सरफेस वाले पार्ट पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिपोजिशन किया जाएगा। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ न्यू पार्टिकल, सरफेस पार्टिकल पर बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू पार्टिकल, ऑफ न्यू पार्टिकल। तो यहाँ पर नए पार्टिकल आकर डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट का मतलब जमा होंगे। ठीक है, किसके ऊपर, बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का मतलब है कि जो
पहले से उपस्थित है कंपोनेंट, ठीक है ना, जो पहले से उपस्थित पार्ट है यहाँ पर ऑलरेडी जो सेलुलोज के फाइबर इसके अंदर है और वो अनियमित रूप से पड़े हुए, उन्हीं के बीच में आकर यहाँ पर जो है कुछ पार्टिकल जमा होंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये जो मेथड होता है इसमें केवल पार्टिकल आकर जमा होते हैं, छोटे छोटे कण, पार्टिकल को बोल रहे हैं हम कण। तो यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है वो कण के रूप में होता है, जबकि दूसरे मेथड के अंदर वो लेयर के रूप में होता है। बस इतना सा अंतर है दोनों के अंदर, और कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ड्यू टू इंटरसेप्शन मेथड का मतलब हो गया कि कण के रूप में अगर कोई पार्टिकल आकर सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये मेथड कहलाएगा आपका इंटरसेप्शन मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, नए पार्टिकल आकर यहाँ पर जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। जो जो नया सब्सटेंस बनता है दोबारा से, ठीक है, वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनता है। मतलब ये जमा हो रहे हैं ना, जमा हो रहे हैं तो किसके अंदर जमा हो रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। तो यहाँ हम ये भी लिख देते हैं कि न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, जो नए पदार्थ बन रहे हैं यहाँ पर, वो रिमेन इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है ना। मतलब कहाँ रहते हैं वो, सेल वॉल के, प्राइमरी सेल वॉल के बिल्कुल अंदर की तरफ में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ आकर जमते हैं, तो ध्यान रखना है हमें, एक तो पेक्टोज जो होता है वो यहाँ पर जमा हो सकता है, सेलुलोज जो होता है वो यहाँ पर जमा हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है कैल्शियम पैक्टेट जो होता है वो भी आकर जमा हो सकता है, कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। ये जो सब पार्टिकल होते हैं यहाँ पर अकुमुलेट होते हैं। अकुमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये सब पार्टिकल यहाँ पर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है ना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो यहाँ पर आकर इकट्ठा होते रहते हैं और इस वाल का जो है ग्रोथ वो होती रहती है, वृद्धि इसके अंदर होती रहती है। अब चूंकि इस तरह से पदार्थ यहाँ पर आकर जमते हैं तो ये जो वाल होती है, वाल क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रेच होता है, मतलब खींचती है। खींचने की वजह से इसके बीच में क्या बनते रहते हैं, स्पेस बनते रहते हैं। जब ग्रोथ करती है सेल, जब सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है, ये ध्यान रखना, ये ग्रोथ के समय होता है। जब ग्रोथ होती है तो वाल स्ट्रेच होती है, और वाल स्ट्रेच होती है तो इसके बीच में स्पेस बन जाता है, और इन स्पेस के बीच में क्या आ जाते हैं जी, पार्टिकल आ जाते हैं। और पार्टिकल इसके अंदर एम्बेडेड होते रहते हैं, मतलब धस जाते हैं, और एम्बेडेड होने की वजह से ये जो है लेयर बढ़ती रहती है। और एक इसकी खास बात ये होती है, यहाँ पर स्टार लगा के मैं लिख रहा हूँ, कि इसमें जो ग्रोथ होती है वो सिंगल लेयर में होती है। किस लेयर में होती है जी, सिंगल लेयर में होती है, वही है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें जो ग्रोथ होती है वो किसमें होती है, एक सिंगल लेयर की फॉर्म में यहाँ पर ग्रोथ होती है। समझ में आई बात। तो ये तो हुआ इंटरसेप्शन मेथड। तो इंटरसेप्शन मेथड में तो इस तरीके से आपके ग्रोथ होती है। दूसरा मेथड है हमारे पास में, इसी का ही सेकंड मेथड की बात करें तो उसको बोलते हैं हम ड्यू टू अपोजिशन मेथड। ग्रोथ ड्यू टू अपोजिशन मेथड, ग्रोथ ड्यू टू अपोजिशन का मतलब होता है जमा होना, मतलब किसकी फॉर्म में, लेयर की फॉर्म में अपोजिशन, ठीक है ना। अपोजिशन का मतलब है कि एक लेयर के रूप में यहाँ पर जमाई होती है, मतलब जो लेयर होती है वो जमती है। जब जैसे कि दोबारा हमसे फिर से वही डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर ये हमारी सेल वॉल है, और इस सेल वॉल के यहाँ पर बीच में आपकी क्या बन रही है, मिडिल लेमिला बन रही है, और मिडिल लेमिला के ऊपर एक प्राइमरी सेल वॉल आप बना रहे हो। तो प्राइमरी सेल वॉल में जो पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं वो ऐसे लेयर के रूप में जमा होते हैं, और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, नीचे की तरफ में जो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, उसमें भी क्या होते हैं, वो इस तरह से लेयर के रूप में पार्टिकल जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं अपोजिशन मेथड, ठीक है ना। अपोजिशन मतलब एपोजिशन, नॉट अपोजिशन, है ना। एपोजिशन का मतलब होता है एक स्तर के रूप में जमा होना, एक लेयर के रूप में जमा होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है सबस्टेंस का, वो किसके फॉर्म में होता है, लेयर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, डिपोजिशन ऑफ सबस्टेंस, जो सबस्टेंस होते हैं उनका जो डिपोजिशन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, यहाँ पर लेयर की फॉर्म में होता है। लेयर यानी कि एक स्तर के रूप में यहाँ पर होता है। किस पर होता है ये भी ध्यान रखना है, लेयर ऑन प्राइमरी सेल वॉल, लेयर ऑन प्राइमरी सेल वॉल, ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये जो भी डिपोजिशन हो रहा है किस पर होगा, ये प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर होगा।
तो इसकी वजह से ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ध्यान रखना, ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल थिक हो जाती है। क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। कभी कभी ये जो है सेकेंडरी सेल वॉल भी, ये जब ये पूरा हो जाता है तो इसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल पर भी ये कहानी जो है वो दर्शाई जाती है, इसके ऊपर, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर, ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, वो सेकेंडरी सेल वॉल भी डिपोजिशन होता रहता है, और उसकी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल भी क्या हो जाती है? थिकन हो जाती है। यानी कि प्राइमरी तो होती है, साथ साथ में सेकेंडरी सेल वॉल भी यहाँ पर थिक होती है, ठीक है। इससे की वजह से ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, जब ये डिपोजिशन होता है तो इसकी वजह से इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ती है। लेंथ बढ़ती है, एक तो लंबाई बढ़ती है, और इसकी विड्थ बढ़ती है। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई में इसकी वृद्धि होती है। जब ये वृद्धि होती है, इस तरह से इंक्रीज होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो पहले प्राइमरी सेल वॉल में लेंथ, जब सेकेंडरी सेल वॉल पर डिपोजिशन नहीं होता, उससे पहले पहले प्राइमरी सेल वॉल की लेंथ और विड्थ जो होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, तो स्मॉल सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो होते हैं, स्मॉल सेलुलोज, ठीक है ना, स्मॉल सेलुलोज, और साथ ही साथ पेक्टोज। ये जो पेक्टोज होता है, वो पेक्टोज भी यहाँ पर क्या होता रहता है? डिपोजिट होता रहता है, ठीक है ना। पेक्टोज भी यहाँ पर क्या होता है? डिपोजिट होता है, और किसकी फॉर्म में होता है? एज ए लेयर, लेयर की फॉर्म में वो जमा होना शुरू हो जाता है। इसको ही हम बोलते हैं ड्यू टू अपोजिशन मेथड। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिपोजिशन हो रहा है वो ज़्यादातर इंटरससेप्शन मेथड के थ्रू ही किया जाता है। अपोजिशन मेथड तो बहुत बाद में आता है, जब ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर बन रहा होता है, तो तभी जो है अपोजिशन मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज जो होता है, फर्स्ट मेथड जो है आपका इंटरससेप्शन मेथड, वही सेल वॉल को ग्रोथ कराने में काम आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा जो है अपोजिशन मेथड, यानी कि ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। तो दो चीजें पढ़ी हमने, एक तो बायोजेनेसिस ऑफ सेल वॉल, और दूसरा पढ़ लिया हमने क्या? ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब एक चीज और उसमें, उसके अंदर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। एक चीज और लिखी हुई है, और वो क्या है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल की अगर आप बात करोगे तो दो तीन ही फंक्शन है, ज्यादा कुछ फंक्शन तो है नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं, अगर आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इस सेल वॉल के जो फंक्शन है वो क्या क्या है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले तो ये जो होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, मजबूती प्रोवाइड करवाती है सेल को, है ना। तो टू प्रोवाइड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ टू सेल, ठीक है ना। सेल को ये क्या करवाती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, मजबूती प्रोवाइड करवाती है। दूसरा, प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन दे ही रही है, साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन दे रही है। मेन चीज़ तो ये है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उनको भी प्रोटेक्शन दे रही है, उनको भी चोट लगने से, हानि होने से, टेम्परेचर से, ठीक है, प्रेशर से, सब चीज़ों से बचाती है सेल वॉल। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये प्लांट के अंदर। दूसरा, ये परमिएबल होती है। क्या होती है? परमिएबल होती है, तो ये सभी प्रकार के पदार्थों को आने जाने देती है, रोकती नहीं है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात इसकी होती है कि इम्बाइब होती है। इम्बाइब का मतलब होता है अवशोषक होती है। अवशोषक का मतलब है कि जब हम इसको पानी में डालते हैं, आपने देखा होगा सूखी लकड़ी को जब हम पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाती है और पानी को सोख लेती है, तो इसको बोलते हैं इम्बाइब। तो ये अवशोषक होती है वाटर का इजीली, तो ये वाटर को क्या कर लेती है? इजीली एम्बाइब करती है, ठीक है। तो ये सूखी लकड़ी में ऐसा देखने को मिला है, हमें मिलता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि लकड़ी जब गीली हो जाती है तो वो गीली क्यों हो रही है? वो गीली इसीलिए हो रही है क्योंकि वो उसको सोख रही है। लोहा गीला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पानी को नहीं सोखता है, उसको रिप्लेस करता है। जबकि लकड़ी पानी को सोख लेती है क्योंकि वो उसको लकड़ी गीली हो जाती है क्योंकि वो पानी को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में ये बात? क्यों करती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कोलाइडल होते हैं। कैसे होते हैं? कोलोइडल होते हैं। तो सेल वॉल होती है, उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोलोइडल होते हैं। समझ में बात? इसलिए ये सोख लेती है पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और गीली हो जाती है। तो ये था हमारा सेल वॉल का टॉपिक जो हमारा हुआ पूरा आज। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।